अब देखिए नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे, हमने पिछले क्रम में ओ ए और ओ बी की बात करी थी, हम बात कर रहे हैं ओ सी की। अब ओ सी वाली लाइन के लिए क्या है, ये वाली लाइन भी दो के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। एक तो द्रव, इधर द्रव प्रावस्था है, इधर ठोस प्रावस्था है, दोनों के बीच में साम्य स्थापित है सी तक। ओके, तो यहाँ पे कितनी प्रावस्थाएं हो गई, दो। अब दो प्रावस्थाएं होंगी तो चर कितना होगा, एफ की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, स्वतंत्रता कोटि की वैल्यू एक आएगी। एक आने का मतलब केवल एक ही चर पर ये निर्भर करेगा। ओके, अब देखिए, अब इसके अंदर कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें बता रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको सबको पता है कि इसका गलनांक बिंदु होता है, जिसके ऊपर बर्फ़ क्या है, पिघलना शुरू हो जाती है, या जिसके ऊपर बर्फ़ जल है वो जमना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो दाब है वो भी कितने के बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। ओके, दिख रहा है आप सब लोगों को। लेकिन आप ये देखना की कोशिश करना कि अगर मैं इसका दाब बढ़ाऊंगा, देखो आप ये वाला दाब था, इसको दाब को बढ़ा के मैंने इतना कर दिया, इस दाब के ऊपर टेम्परेचर पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हिमांक अवनमन जिसको बोलते हैं ना अपन, हिमांक अवनमन पढ़ा होगा आपने, हिमांक में कमी आती है, हिमांक अवनमन हो जाता है। तो कहने का मतलब दाब बढ़ाने के ऊपर इसका टेम्परेचर पहले की तुलना में कम हो जाएगा। ओके, एक इसके अंदर ये वाला कर्व आ रहा है, कौन सा वाला कर्व, ये वाला अति शीतलन कर्व। कौन सा कर्व है ये, अति शीतल, ओ ए डैश। कौन सा कर्व है, ओ ए डैश। इसको हम सुपर कूलिंग कर्व या मेटा स्टेबल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए इसके ऊपर इधर तो ये कौन सा, ठोस अप्रावस्था है, इस वाली लाइन की इधर तो कौन सी है, ठोस प्रावस्था, और इसके नीचे तो गैस है। परंतु क्या है, ये वाली लाइन इससे ऊपर है ना, तो यहाँ पे भी ज़्यादातर ठोस ही मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जो जल है या जो जल की जो वाष्प है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लग जाती है, ठोस में परिवर्तित होती है। तो उसको मेटा स्टेबल कहते हैं। कहने का मतलब कंप्लीटली ठोस और गैस के बीच में साम्य नहीं है। अरे बात ये है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन तो बिल्कुल क्लियर कट है कि इधर गैस है और इधर ठोस है, इसलिए इसको अपन सिंपल लाइन कहते हैं। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर तो ठोस है लेकिन नीचे वो गैस अवस्था नहीं है। तो कहने का मतलब मेटा स्टेबल लाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब बात करते हैं अपन दूसरी बात, AOC वाला कर्व। कौन सी बात करते हैं, AOC। AOC का मतलब क्या हो गया, ये वाला कर्व। कौन सा कर्व, ये वाला AOC। AOC ये वाला कर्व AOC। इस कर्व में केवल क्या है, ठोस प्रेजेंट होगा। कौन सा प्रेजेंट होगा, केवल ठोस प्रेजेंट होगा। अरे भाई AOC, इसका मतलब इधर केवल क्या होगी, ठोस होगा। तो प्रेजेंट होगा, ठोस ही तो प्रेजेंट होगा AOC के अंदर। अब देखिए अगर ठोस प्रेजेंट होगा तो अब बात कर सकते हैं अपन, AOC क्षेत्र में P की वैल्यू कितनी होगी, A, क्योंकि A की व्यवस्था कौन सी है, ठोस प्रावस्था। यहाँ पे हम कह सकते हैं F बराबर 3 - P, तो अपन कह सकते हैं F इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितने चरों पे व्यक्त होंगे, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता कोटि का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 2। अतः इस क्षेत्र में तंत्र को पूर्ण रूप से विभक्त करने के लिए हमें ताप एवं दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यकता है। और डायग्राम से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी बिंदु को व्यक्त करने के लिए हमें दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कैसे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, जैसे मान लो इस वाले क्षेत्र के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो मुझे इसको प्रेजेंट करने के लिए इधर ये भी बताना पड़ेगा कि दाब कितना है, और नीचे भी बताना पड़ेगा कि ताप कितना है, तभी तो इस पॉइंट के लिए एग्जैक्ट पता लग पाएगा। इस पॉइंट को कहाँ भी कोई टेकूंगा तो इसको मतलब बांधने के लिए किसकी क्या स्थिति है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इधर ताप कितना है, दाब कितना है, और इतना ताप कितना है। तो दो चरों की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रावस्था प्रेजेंट है। तो ये बात हमने, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसका आराम से एक शॉर्ट नोट बना करके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं। ऐसे AOB की बात करें, AOB का मतलब हो गया आपका ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसके अंदर जिसके अंदर केवल गैस प्रेजेंट है। कौन सी प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है।
तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें हम कह सकते हैं कि AOB क्षेत्र के अंदर गैस प्रेजेंट है, तो इसके अंदर भी केवल क्या नाम है कि स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी और द्विचर तंत्र होगा। BOC के अंदर केवल जल उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया ना कि तीनों प्रावस्थाएं हैं, क्योंकि ये त्रिक बिंदु है, इस बिंदु के इधर जल है, इधर जल है, इधर वाष्प है और इधर क्या है? ठोस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में है, इसलिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता की कोटि इसके अंदर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि कौन से सिस्टम के लिए कहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता की कोटि होगी, वो किस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सिस्टम लेंगे, सल्फर सिस्टम।